वेलकम दोस्तों। हम लोग आज क्लोज टेस्ट देख रहे हैं। मेरा नाम अमित चौधरी है। हम लोग लेवल 1 का क्लोज टेस्ट 1 देख रहे हैं। ये पीडीएफ आपको वीडियो के कमेंट में लिंक इसका मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप उसको डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, उसके सारे क्लोज टेस्ट को बनाएं। आज हम लोग पहला क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लोज टेस्ट मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ डिफ़िकल्ट क्लोज टेस्ट आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। और इसके अलावा हम लोग डबल फिल और बाकी सेक्शंस का भी पीडीएफ आपको देने वाले हैं। तो क्लोज टेस्ट 1 को बनाने से पहले एक बार हम लोग 2-4 पॉइंट सीख लेते हैं जो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ध्यान देना कि किसी भी क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए उसको शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ो। यानी कि तुमको पहले ये डिसाइड करना है कि क्लोज टेस्ट का टोन क्या है, पॉजिटिव तरीके से बोला जा रहा है, नेगेटिव तरीके से बोला जा रहा है। उसी के हिसाब से तुमको डिसाइड करना होगा कि उसमें वर्ड्स कैसे आएंगे। दूसरी बात, क्लोज टेस्ट के लिए वोकैबुलरी तो ज़रूरी हम सब जानते हैं, लेकिन ग्रामर के 4 पार्ट बहुत ज़रूरी हैं जिसको अप्लाई करना पड़ता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। पहला, हमेशा ध्यान देना कि फिल इन द ब्लैंक्स जहां भी यूज हो रहा है जिस स्टेटमेंट में, उसके पहले के लाइन उसके बाद के लाइन में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से तुम्हें टेंस को डिसाइड करना है कि उस लाइन में क्या यूज होगा। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव और पैसिव का नॉलेज होना। तो एक्टिव और पैसिव के बारे में मैं 2 बात बता दे रहा हूं, उसको शुरू में ही ध्यान रखना। एक्टिव को याद कर लेना ने, और पैसिव को हिंदी में याद कर लेना को। यानी वाक्य के शुरू में अगर पढ़ते समय मैं हिंदी में ने बोलूंगा तो सोचना एक्टिव है, और अगर को बोलूंगा तो सोचना पैसिव है। अब इतना याद कर लो। अगर मैं बोलूं मैंने तुम्हें पढ़ाया तो शुरू में ने आ रहा है तो इसको एक्टिव मानना। और अगर मैं बोलूं तुमको पढ़ाया गया, मेरे द्वारा मैं लगाऊं या ना लगाऊं, अगर मैं बोल रहा हूं तुमको पढ़ाया गया, शुरू में को आ रहा है तो ये पैसिव हो गया। इतना बात याद रखना अभी फिलहाल। अब एक बात याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद प्रीपोजिशन को ध्यान देना, और प्रीपोजिशन जो भी है उसके हिसाब से तुमको वर्ड को लगाना है। और ये भी ध्यान देना कि एक ही वर्ड जब नाउन के फॉर्म में आता है तो उसके साथ अलग प्रीपोजिशन आता है, जब वो वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ अलग प्रीपोजिशन आता है। और साथ में कंजंक्शंस पे ध्यान देना। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने तुमको एंड दिया, एंड मतलब और, एज वेल एज दिया, एज वेल एज मतलब इसके साथ ही साथ, इन एडिशन टू, इसके अलावा, सिमिलरली, इसी के जैसा, हेंस, हेंस, दस, देयरफॉर, सारे कंक्लूजन के लिए, इसलिए, अतः, इस तरह के मैं अगर तुमको कंजंक्शन देता हूं तो याद रखना ये सारे कंजंक्शन जो होते हैं इनके दोनों तरफ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका साइन एक ही होता है। एक ही होता है मतलब अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ भी पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरे तरफ भी नेगेटिव। मैं अगर बोलूंगा कि राम अच्छा लड़का है तो मैं बोलूंगा और वो लोगों की मदद करता है, राम अच्छा लड़का है इसलिए वो लोगों की मदद करता है। तो जब भी तुमको एज वेल एज, इन एडिशन टू, दस, देयरफॉर, हेंस, सिमिलरली, इन एडिशन टू, इस तरह के तुमको कंजंक्शंस नजर आएंगे तो समझना कि दोनों तरफ या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दोनों तरफ या तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। और जब तुमको कुछ ऐसे कंजंक्शंस में दे दूं जैसे कि बट मतलब परंतु, दो, ऑल्दो, हालांकि, हाउएवर, इस तरह के कंजंक्शंस अगर हों, कॉन्ट्रास्टिंगली, उसके उल्टे, इस तरह के कंजंक्शंस याद रखना दो अपोजिट चीजों को जोड़ते हैं। यानी उनके एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव। अगर मैं बोलूंगा कि श्याम खराब लड़का है तो मैं बोलूंगा फिर भी, हालांकि वो लोगों की मदद करता है। मैं बोलूंगा राम अच्छा लड़का है फिर भी, हालांकि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन सारे कंजंक्शंस, हाउएवर, ऑल्दो, कॉन्ट्रास्टिंगली, इन कॉन्ट्रास्ट, इन सब के साथ दोनों तरफ, दो, ऑल्दो, हाउएवर, इन सब के साथ दोनों तरफ ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। लेकिन ये सारी बातें बताकर अभी मैं बोझ बहुत नहीं लादना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्वेश्चंस को बनाओ और क्वेश्चंस को बनाते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो। तो ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ द ग्रेट पैट्रियट लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। हम सब लोग बहुत फक्र करते हैं महान देशभक्त लक्ष्मीबाई पे, जो कि झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई's ड्रीम वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन रूल एंड टू विन स्वराज। लक्ष्मीबाई का सपना था इंडिया को विदेशी शासन से मुक्त कराना और स्वराज जीतना। शी न्यू दैट मच हेल्प इन दिस कुड डैश कम फ्रॉम द इंडियन राजाज एंड नवाब्स। वो जानी कि ज्यादा हेल्प इस बारे में इंडियन राजाज या नवाब से डैश आ सकता है, लेकिन ये आ सकना कैसा है, तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं, आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसके ऑप्शंस में फर्स्ट में दिया हुआ है सर्टेनली, मतलब यकीनी तौर पे आ सकता है। सेकंड बोल रहा है इवेंचुअली, मतलब आखिरकार आ सकता है। नॉट बोलता है कि नहीं नहीं आ सकता है। कुड हैव बोलता है कि कुड हैव, और उसके बाद V3, इसको पास्ट का अनफुलफिल्ड विश कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आया होता, ऐसा होता, कुड हैव कम।
और परहैप्स का मतलब शायद होता है। तो अब हम क्या लगाएंगे? लक्ष्मीबाई को क्या लगता था? राजाओं से मदद पक्का आ सकती है, आखिरकार आ सकती है, नहीं आ सकती है, शायद आज। तो आप देख सकते हैं कि नॉट को मैंने टिक लगा दिया, आंसर टिक लगा दिया है, लेकिन ये आंसर क्यों होगा अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है। हमें पता नहीं कि लक्ष्मीबाई क्या सोचती थी। लेकिन अगर हम अगला लाइन पढ़ लें तो कभी कभी हमें पिछले लाइन का क्लू मिल जाता है। तो हम वन को भी छोड़ के सेकंड लाइन में आते हैं, और सेकंड लाइन बोलता है बट शी हैड डैश इन द इंडियन पीपल। उसे इंडियन लोगों में डैश था। तो इंडियन लोगों में क्या था? हम ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमें बोल रहा है उसे इंडियन लोगों में फेथ था। सेकंड ऑप्शन, पहला फेथ विश्वास, एक्यूमेन माने कुशाग्रता, डिपेंडेंस माने भरोसा, मेरिट माने योग्यता, और डाउट मतलब शक। फेथ आंसर इसलिए होगा क्योंकि फेथ के बाद इन का यूज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में बोलिएगा, देखिएगा कि हैड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद इन लगा हुआ है, तो फेथ इन का यूज होता है। एक्यूमेन मतलब होता है बुद्धिमानी या कुशाग्रता, तो उसे इंडियन लोगों में बुद्धिमानी थी, इसका कोई मतलब नजर नहीं आता। डिपेंडेंस तो प्रीपोजिशन के कारण नहीं लगेगा, इन नहीं लग सकता है। मेरिट, उसे इंडियन लोगों में मेरिट थी, तो इसका भी कोई मतलब, मेरिट माने योग्यता, इस लाइन का भी कोई मतलब नजर नहीं आता है। डाउट पे एक बार डाउट होता है कि शायद यहाँ डाउट हो सके, लेकिन डाउट के साथ एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान रखो कि अगर डाउट को मैं वर्ब के तरह लिखूंगा, आई डाउट इट, तो आई के बाद डाउट वर्ब है और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ डाउट के बाद गौर करो कोई प्रिपोजिशन नहीं आया है। लेकिन अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलूं कि आई हैव डाउट ऑन इट, आई हैव डाउट अबाउट इट, या आई कास्ट डाउट ऑन इट, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डाउट के साथ ऑन और अबाउट दोनों का यूज हो रहा है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में डाउट जो है वो नाउन की तरह आया है। पहला लाइन क्या मैंने बोला? आई हैव डाउट अबाउट इट। यहां पर हैव जो है वो मेन वर्ब है, हैव मतलब रखना, और डाउट जो आ रहा है वो नाउन की तरह आ रहा है। आई हैव डाउट अबाउट इट, यहां पर मैंने अबाउट प्रीपोजिशन लगाया, यहां डाउट नाउन की तरह आ रहा है। और अगर मैं बोलूं आई कास्ट डाउट्स ऑन इट, तो यहां पर कास्ट जो है, कास्ट मैंने रखना, वो मेन वर्ब है, और उसके बाद जो डाउट्स आ रहा है वो नाउन है, और इसमें नाउन के बाद ऑन आ रहा है। यानी नाउन के फॉर्म में अबाउट या ऑन आ रहा है, लेकिन वर्ब के फॉर्म में डाउट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, आई डाउट इट। तो ये चीज को ध्यान रखना कि पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो प्रीपोजिशन भी बदल जाता है। यहां पर शी हैड है, डाउट को तुम लगाओगे तो ऑब्वियसली ये नाउन के फॉर्म में आएगा, लेकिन उसके बाद इन का यूज कतई नहीं हो सकता है, अबाउट या ऑन का यूज हो सकता है, इसीलिए तुम यहाँ पर फेथ लगाओगे। अगर यहाँ फेथ लगाओगे सेकंड में, तो बट शी हैड फेथ इन द इंडियन पीपल को अगर ट्रांसलेट करो तो उसे इंडियन लोगों में भरोसा था। ये बात तुम और आसानी से समझ सकते थे अगर प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन भी होता। तो अगर तुम लास्ट लाइन पढ़ लेते, द पीपल ऑफ द होल कंट्री आर विथ अस, तो इस लाइन को पढ़ के समझ आ रहा है कि पूरे कंट्री के लोग उसके साथ हैं, यानी इंडियन लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचती थी। तो ये लाइन पॉजिटिव होगा, इसलिए दूसरा में फेथ आएगा। अगर दूसरे में फेथ आएगा और वो लाइन पॉजिटिव है और उसके शुरू में बट लगा हुआ है, बट मतलब परंतु, तो परंतु के पहले वाला लाइन अब क्या होगा? तो बट दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है, वो अच्छा लड़का है परंतु जेल में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इसके दूसरे तरफ पॉजिटिव आ रहा है, फेथ आ रहा है, तो बट के पहले वाला लाइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा इसलिए उसमें नॉट आएगा। तो पहले वाले लाइन में कुड के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा दिस कुड नॉट कम ऑफ इंडियन राजा नवाब, इंडियन राजा नवाब से मदद नहीं आ सकता था, लेकिन उसे इंडियन लोगों पे भरोसा था। शी सेंट हर कंपेनियन नाना साहब एंड तात्या टोपे टू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया एंड डैश द पीपल फॉर रिवोल्ट। यहाँ पर उन्होंने अपने सहकर्मी नाना साहब एंड तात्या टोपे को पूरे इंडिया ट्रैवल करने को भेजा और लोगों को रिवोल्ट के लिए डैश किया। तो लोगों को रिवोल्ट के लिए क्या किया, हम थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। आइए, तो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि विजिट किया, लोगों को मिले। विजिट यहाँ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि विजिट जनरली दर्शनीय स्थानों को या अपने किसी रिलेटिव से मुलाकात के लिए विजिट का यूज किया जाता है। यहाँ वो रिवोल्ट के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, इसलिए विजिट का यूज नहीं होगा। इंश्योर वहां पर लगता है देखने में कि इंश्योर हो सकता है, क्योंकि इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो लोगों को लगेगा ट्रांसलेशन से कि उन्होंने, नाना साहब और तात्या टोपे ने लोगों को रिवोल्ट के लिए सुनिश्चित किया। लेकिन इंश्योर भी यहाँ यूज नहीं हो सकता है क्योंकि इंश्योर के बाद आपको दैट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इंश्योर लगाओगे तो लाइन ऐसे हो जाएगा, शी सेंट हर कंपेनियंस नाना साहब एंड तात्या टोपे टू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया एंड इंश्योर दैट द पीपल वुड रिवोल्ट।
इंश्योर के बाद दैट को यूज़ करना पड़ेगा, सुनिश्चित करें कि लोग रिवोल्ट करें। तो चूंकि दैट नहीं है तो हम इंश्योर नहीं लगा सकते हैं। आस्क भी नहीं होगा क्योंकि आस्क में तो पूछना होता है, यहाँ पूछने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ लोगों से रिवोल्ट यानी क्रांति बगावत के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। विथहोल्ड मतलब होता है रोकना, यहाँ रोकने की बात नहीं होगी। प्रिपेयर हो सकता है, प्रिपेयर मैंने तैयार करना, क्योंकि यहाँ पर वो आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, तो उन्हें रिवोल्ट के लिए तैयार करना होगा, उन्हें हथियार चलाना सिखाना होगा। तो तीसरा में हमारा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। In the meantime, dash the order of the British Governor General that he dash to recognize Damodar Rao as the adopted son of the Gangadhar Rao। तो इसी बीच, इन द मीन टाइम मतलब हो गया इसी बीच, डैश द ऑर्डर द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा? ये जो ऑर्डर है ब्रिटिश गवर्नर जनरल का, ये क्या हो रहा है? तो अगर हम चौथे के ऑप्शन को देखें नीचे, तो चौथे के ऑप्शन में दिया हुआ है केम, केम मतलब आया, ओबेड, ओबेड मतलब पालन किया गया, सर्व्ड मतलब ऑर्डर को सर्व किया गया, हैंडेड यानी ऑर्डर को दिया गया, और डिफाइड मतलब ऑर्डर का उल्लंघन किया गया। तो कुछ लोग इसको सिंपल से समझाने के लिए खुद से या समझ लेंगे कि सर ऑर्डर पहले आएगा तब ना पालन होगा, इसलिए हम यहाँ केम चुनेंगे। ये गलत तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्शन पहले हो रहा हो उसी को भरना है। ऑर्डर आया तब तो हम ऑर्डर केम पहले लिखेंगे, तब हम ओबेड लिखेंगे, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। तो इसका मतलब हमें सोचना होगा कि यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है ऑर्डर के पहले, वो एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा। अब यहाँ एक्टिव पैसिव लगाओ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था? अगर शुरुआत में ने आ जाए या कुछ ना आए, ठीक है, तो वो एक्टिव होता है। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, एक्टिव, या मैं खाया, एक्टिव। या तो शुरू में ने आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। और अगर को आ जाए तो पैसिव होता है। जैसे तुमको पढ़ाया गया मेरे द्वारा। अब ओबेड को उठाओ, सेकंड ऑप्शन को उठाओ और सोचो, ओबे माने पालन। अब मेरे सवाल का जवाब दो, ऑर्डर ने पालन किया कि ऑर्डर को पालन किया गया? तुम क्या जवाब दोगे? ऑर्डर को पालन किया गया। ऑर्डर को पालन किया गया एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। तो याद रखना कि अगर यहां पर ओबे लगाओगे तो पैसिव होगा। अच्छा, ऑर्डर ने सर्व किया कि ऑर्डर को सर्व किया गया? तो ऑर्डर को सर्व किया गया, एक्टिव कि पैसिव? तो पैसिव, तो ये भी पैसिव होगा। अच्छा, ऑर्डर को हैंडेड किया, ऑर्डर ने हैंडेड किया कि ऑर्डर को हैंडेड किया गया? ऑर्डर को हैंडेड किया गया यानी हस्तांतरित किया गया, हाथ में दिया गया, ये भी पैसिव। ऑर्डर ने उल्लंघन किया कि ऑर्डर को उल्लंघन किया गया? ऑर्डर को उल्लंघन किया गया, यानी ये भी पैसिव। यानी कि अगर तुम ओबेड, सर्व्ड या हैंडेड या डिफाइड लगाओगे, 2, 3, 4 या 5 में से कोई ऑप्शन लगाओगे, तो लाइन को पैसिव में करना होगा, समझे? और पैसिव में अगर लाइन को करना होगा तो वर्ब के पहले पैसिव बनाने के लिए याद रखना इज या आर या वाज या वर का यूज होना चाहिए। उसके अलावा और भी सिंटेक्स उसके होते हैं, कभी हैज बीन लगता है, बीन लगता है, वुड बी लगता है। लेकिन याद रखो अभी आसानी के लिए ये 4 चीजें, बाकी मैं एक्टिव पैसिव के वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो क्या लगता है पैसिव के लिए? पैसिव के लिए किसी भी V3 वर्ब के पहले इज या आर या वाज या वर लगता है। तो अगर तुम सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे लगाओगे तो तुमको लाइन को पैसिव करना होगा। और लाइन को पैसिव करना होगा तो जो वर्ब तुम लगा रहे हो ऑर्डर के पहले, उसके पहले को इज या आर या वाज या वर आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ ये लाइन पैसिव में नहीं हो सकता, इसको एक्टिव में करना होगा। और एक्टिव में करने के लिए क्या करोगे? एक्टिव में करने के लिए तुमको पहला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है? केम। क्यों सर केम? क्यों? क्योंकि केम से इस लाइन को अब पैसिव में करने की जरूरत नहीं है, लाइन एक्टिव में रहेगा। क्यों सर केम के साथ एक्टिव में क्यों रहेगा? क्योंकि एक बात बताओ, रात को आया होता है कि रात आई? रात आई, यानी को नहीं लगता है, ये पैसिव में नहीं होता है। रात आई, चिट्ठी आई, ऑर्डर आया, ये सारी चीजें एक्टिव में होती हैं। अगर इनको पैसिव करना होगा तो लाया फिर करो, ऑर्डर को लाया, चिट्ठी को लाया, तो को तो तुम कर नहीं रहे हो, ब्रिंग तो तुम कर नहीं रहे हो, लाने के लिए तो ब्रिंग होता है। यहाँ तो कम है, कम मतलब आना, आना एक्टिव में होता है। मैं आया, चिट्ठी आई, ऑर्डर आया, और इसीलिए शुरू में को नहीं लग रहा है, ये एक्टिव का है। यानी कि याद रखना, अगर शुरू में को लग गया तो पैसिव, और अगर शुरू में ने या कुछ नहीं लगे जैसे मैं आया तो वो एक्टिव होता है।
ठीक है, तो इस लाइन को हम एक्टिव में लिखने के कारण केम लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने अभी इसलिए बता दिया टाइम लेके कि बात बार बार आएगी। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। इन द मीन टाइम केम द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इसी बीच में ऑर्डर आया। अब एक थोड़ी सी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना। कुछ लड़के जो थोड़ा सा ग्रामर को सोचते हैं वो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ जो केम आप चार नंबर में लगा रहे हो तो वर्ब है। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या आ रहा है? द ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है? नाउन है। नाउन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सर वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ वर्ब सब्जेक्ट के पहले क्यों आ रहा है? वैसा इसलिए हो रहा है कि वाक्य के शुरू में गौर करो, इन द मीन टाइम लगा हुआ है। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी बीच में। इसको एक एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। इस तरह के प्रीपोजिशन के साथ वाले एडवर्बियल फ्रेज जो किसी स्थान को बताएं, लोकेशन को बताएं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, बीच में हुआ, बाद में हुआ, ऊपर नीचे, इस तरह के एडवर्बियल फ्रेजेस जब वाक्य के शुरू में आते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो था नहीं, सिर्फ एक मेन वर्ब था, केम था, V2 था, वो अपने सब्जेक्ट के पहले आ गया, यानी केम जो है वो ऑर्डर के पहले आ गया। क्यों हुआ? फिर से दोहरा रहा हूं, इन द मीन टाइम एक एडवर्बियल फ्रेज है। ये जब वाक्य के शुरू में आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इसी कारण जो केम जो यहाँ पे वर्ब है वो द ऑर्डर यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ गया है। इसके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के आगे के सीरीज के वीडियोस को देखना, जहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इन द मीन टाइम केम द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल दैट ही डैश टू रिकॉग्नाइज दामोदर राव एज द अडॉप्टेड सन ऑफ गंगाधर राव, कि वो दामोदर राव को गंगाधर राव का एडॉप्टेड सन यानी दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र मानने से क्या करेगा? तो ऑब्वियसली इनकार करेगा, तभी तो झगड़ा होगा। तो पांचवें के ऑप्शन में देखते हैं, रिफ्यूज यहाँ पर सीधे नजर आता है, वही सही लगता है कि उसने जरूर इनकार किया होगा तभी झगड़ा हुआ, तो हम लोग वहां पर रिफ्यूज लगा देते हैं। दैट ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दामोदर राव एज द अडॉप्टेड सन ऑफ गंगाधर राव। इट फर्दर सेट द किंगडम ऑफ झांसी वाज टू बी टेकन डैश बाय द ब्रिटिश। और वो जो ऑर्डर था वो आगे क्या कहता है कि किंगडम ऑफ झांसी भी जो है वो ब्रिटिश द्वारा डैश कर लिया जाएगा। तो ब्रिटिश द्वारा क्या कर लिया जाएगा? टेकन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। अब ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तुम 6 के ऑप्शन में जो भी लगाओगे सारे प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, अलोंग, अवे, डाउन, ओवर और चार्ज, तो मतलब बदल जाएगा। अगर तुम टेकन अलोंग लगाओगे तो साथ साथ ले जाना, टेकन अवे लगाओगे तो छीन के ले जाना, टेकन डाउन लगाओगे तो नीचे लाना, टेकन ओवर लगाओगे तो उस पर कब्जा करना, हथियाना, और टेकन चार्ज लगाओगे तो किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेना। अब गौर करो, ऊपर के लाइन को पूरा पढ़ो पहले। पूरा लाइन क्या बोल रहा है? It further said the kingdom of Jhansi was to be taken dash by the British and the Rani would be given a pension of ₹5,000 per month। यानी रानी वहीं पे रहेगी, उसको पेंशन मिलता रहेगा 5,000 रुपये का। तो अगर रानी को पेंशन मिलता रहेगा तो साम्राज्य के साथ क्या होगा? टेकन अलॉन्ग लगाओगे तो साम्राज्य को ले जाया गया, तो क्या अंग्रेज उसको अपने साथ ले जा रहे हैं साम्राज्य को? नहीं। टेकन अवे मतलब उठा के ले जाना, जैसे टेक अवे हम रेस्टोरेंट से लाते हैं, क्या यहाँ टेकन अवे हो सकता है? क्या साम्राज्य को दूर छीन के ले जाया जा रहा है? नहीं। टेकन डाउन हो सकता है? क्या साम्राज्य को नीचे लाया जा रहा है? क्या झंडा है कोई जिसको नीचे लाया जा रहा है? नहीं। टेकन ओवर यहाँ सही जवाब है, क्योंकि टेकन ओवर माने होता है कब्जा करना, तो हथियार लेना। एक तो टेक ओवर रोड पे होता है जब किसी गाड़ी को हम पीछे छोड़ देते हैं तो टेक ओवर, और एक टेकन ओवर जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर ले तो टेक ओवर। टेक चार्ज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल सेंस में यूज होता है। टेक चार्ज का यूज वहां किया जाता है जहां पर कि आप कोई जिम्मेवारी संभाले, जैसे पुराना मैनेजर चला गया तो नए मैनेजर ने टेक चार्ज लिया, तो वहां पर कोई जिम्मेवारी ऑफिशियल सेंस में लेने के सेंस में टेकन चार्ज होता है। यहाँ पर कोई ऑफिशियल सेंस में कोई चाबी अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं दे रही है, वो हथियार रहे हैं, इसलिए टेकन ओवर यहाँ पर आंसर हमारा होगा। तो अब ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एंड रानी वुड बी गिवन अ पेंशन ₹5,000 पर मंथ। एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ झांसी वर वेरी डैश। तो परिणाम स्वरूप झांसी के लोग क्या थे? तो ऑब्वियसली गुस्से में होंगे क्योंकि उनके रानी से साम्राज्य छीना जा रहा है। तो डिलाइटेड, खुशी में तो नहीं होंगे, फनी मजाकिया भी नहीं होंगे, एंग्री होंगे, ओबीडियंट आज्ञाकारी भी नहीं, पर्टिकुलर मतलब खास भी नहीं। तो यहाँ पर एंग्री होगा कि वो लोग बहुत एंग्री थे, गुस्से में थे। द आर्मी ऑफ झांसी डैश टू फाइट द ब्रिटिश एट वंस। तो आर्मी ऑफ झांसी ब्रिटिश से एट वंस माने एक बार में फाइट करने के लिए क्या हुई? तुरंत क्या हुई फाइट करने के लिए? तो अगर आप देखिएगा तो स्टॉप्ड बोल रहा है एक ऑप्शन, क्या रुकी? तो नहीं, आर्मी कहीं जा तो नहीं रही थी कि रुक जाएगी। ज्वाइंड, आपस में जुड़ी, लेकिन एक ही देश की आर्मी को ज्वाइन होने की क्या जरूरत है? इंडिया और रशिया की आर्मी आपस में ज्वाइन करेगी, इंडिया की आर्मी तो एकजुट ही है, उसको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? किसके साथ ज्वाइन कर रही है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। रिफ्यूज्ड हो सकता है, मना कर दिया उसने,
ज्वाइन करने से मन नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। रिफ्यूज तो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो कभी आर्मी मना थोड़े कर देगी कि हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वांटेड, वांटेड यहाँ बिल्कुल हो सकता है, चाहती थी। अच्छा, कन्विंस्ड, अब लोगों को कंफ्यूजन, कन्विंस्ड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कन्विंस्ड हो सकता है, क्योंकि कन्विंस मतलब दो चीजें होती है, मानना भी और मनवाना भी। अगर मैं कन्विंस हूं तो मैंने मान लिया, अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया तो आप मान गए। अब सोचो, यहां पर अगर कन्विंस लगाओगे तो मेरी बात का जवाब दो कि ये आर्मी ने किसी को कन्विंस किया कि आर्मी को कन्विंस किया गया फाइट करने के लिए? सोचो, क्या आर्मी ने किसी को कन्विंस किया? नहीं, आर्मी किसी को कन्विंस नहीं कर रही। आर्मी को कन्विंस किया गया, मे बी रानी ने हो सकता है आर्मी को कन्विंस किया, तो आर्मी को कन्विंस किया। को एक्टिव होता है कि पैसिव? को लगने पे एक्टिव कि पैसिव? याद करो, पैसिव। और पैसिव में क्या होता है? V3 के पहले इज या आर या वाज या वर आता है। यहां पर अगर कन्विंस्ड लगाओगे तो V3 हो जाएगा, लेकिन पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि आर्मी को कन्विंस किया गया है रानी की झांसी द्वारा, झांसी की रानी द्वारा, तो तुम क्या करोगे? वहां पर एक इज या आर या वाज या वर लगाओगे कन्विंस्ड के पहले, और वो तो तुम नहीं यहाँ पर देख रहे हो। इसका मतलब यहाँ कन्विंस नहीं हो सकता, यानी आर्मी को कन्विंस किया गया नहीं हो सकता है। एक्टिव में इस लाइन को लिखना हो सकता है, मे बी एक्ट, अगर यहाँ पर तो इज आर वाज वर दिया नहीं है तो सिर्फ एक्टिव बन सकता है। एक्टिव में इस लाइन को लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्मी को कन्विंस किया गया है, इसीलिए ये पैसिव में नहीं हो पाएगा, कन्विंस नहीं लगा पाओगे। ऐसे नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो कि आर्मी को कन्विंस नहीं किया जाता है, आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर वांटेड होगा कि आर्मी चाहती थी ब्रिटिश से लड़ना। ये एक्टिव पैसिव में बोल रहा हूँ, ये ने और को याद रखने बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्टिव में ने या कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया या मैं आया, ये एक्टिव। और पैसिव को, तुमको पढ़ाया गया, ये पैसिव, इसको याद रखना। एक्टिव में सिर्फ V2 आ जाता है अगर पास्ट में लिख रहे हो, सिंपल पास्ट में लिख रहे हो, लेकिन अगर पैसिव करोगे तो V3 के पहले इज या आर या वाज या वर लगाना पड़ता है। इसके अलावा और भी कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो लगाना पड़ता है, विल बी, शुड बी, लेकिन वो अभी छोड़ो, अभी समझने के लिए बस इतना ने और को याद रखना। तो द आर्मी ऑफ झांसी वांटेड टू फाइट द ब्रिटिश एट वंस बट द क्वीन सेड, लेकिन क्वीन ने कहा द टाइम हैज नॉट येट कम, टाइम अभी नहीं आया है। वी डिड नॉट लिव फॉर झांसी ओनली, हम सिर्फ झांसी के लिए नहीं जीते हैं। वी लिव फॉर द होल ऑफ इंडिया, हम पूरे इंडिया के लिए जीते हैं। वी शैल डैश व्हेन द होल कंट्री इज रेडी, हम तब डैश करेंगे जब पूरी कंट्री रेडी हो। तो जब पूरी कंट्री रेडी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम फाइट करेंगे। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो वी शैल फाइट हो जाएगा, 9th का 5th ऑप्शन हो जाएगा, हम लड़ेंगे जब पूरी कंट्री तैयार हो। 3rd ऑप्शन परेड करेंगे, और अगर फर्स्ट में देखिएगा तो लीव दिया हुआ है, छोड़ देंगे, और लिव दिया हुआ है 4th में, लिव मैंने रहेंगे, तो वो सब तो नहीं होगा, हम फाइट करेंगे। वे शैल फाइट व्हेन द होल कंट्री इज रेडी, द पीपल ऑफ द होल कंट्री आर विथ अस, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। आई शैल डैश देम टू स्वराज, मैं उन्हें स्वराज तक डैश करूंगी। तो क्या करूंगी? तो मैं उन्हें स्वराज तक एस्कॉर्ट करूंगी। एस्कॉर्ट आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एस्कॉर्ट का मतलब होता है जो किसी वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को दिया जाता है, बॉडीगार्ड के साथ जो किसी को साथ में ले जाने लाने के लिए जो एस्कॉर्ट दिया जाता है, उसके लिए यूज़ होता है। तो वो यहाँ पर यूज़ वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं, ऑफिशियल सेंस में यूज़ होगा, वो किसी वीआईपी मिनिस्टर को एस्कॉर्ट किया जाता है। लीड का यूज़ हो सकता है, लीड मतलब लीडर, नेतृत्व से, नेतृत्व वर्ब फॉर्म है, नेतृत्व करना। लीड देम टू स्वराज, मैंने उनको मैं स्वराज तक पहुँचाऊँगी, लीड के बाद टू का यूज़ होता भी है। गारंटी, गारंटी मतलब किसी चीज़ का गारंटी के बाद टू तो लगाया नहीं जाता है। क्या मैं बोलूँगा? आई विल गारंटी यू सक्सेस, आई विल गारंटी यू टू सक्सेस थोड़े बोलूँगा। इनेबल, 4th देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, इनेबल हो सकता है। इनेबल मतलब क्या होता है? समर्थ बनाना, किसी को काबिल बनाना। तो लग सकता है कि मैं तुम्हें स्वराज के लिए काबिल बनाऊंगा, लेकिन अगर इनेबल का यूज होगा तो उसके बाद जो टू आएगा उसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए। लाइन को ऐसे होना चाहिए, लाइन कैसे होगा? आई शैल इनेबल देम टू अचीव स्वराज, या आई शैल इनेबल देम टू गेट स्वराज। यहां पे तुम अचीव या गेट तो टू के बाद लगा नहीं रहे हो, कोई वर्ब तो लगा नहीं रहे हो। मैं उन्हें काबिल बनाऊंगी, तो कुछ करने के लिए ना काबिल बनाऊंगी, तो टू के बाद वर्ब आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर टू के बाद स्वराज नाउन आ रहा है, इसलिए एनेबल का भी यूज नहीं हो पाएगा। तो हम मजबूर हैं। 5th में इनवाइट, इनवाइट आमंत्रित करूंगे, कोई पार्टी नहीं हो रही है जहां आमंत्रित किया जाए, तो लीड देम टू स्वराज होगा, यहाँ लीड का यूज होगा।
मैं उनको स्वराज तक नेतृत्व करके ले जाऊंगी। तो इसको आप देखें और इस क्लोज टेस्ट को बनाएं और आगे के क्लोज टेस्ट को भी बनाएं। मैं बीच बीच के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इसको सॉल्व कराऊंगा और हमारे साथ जुड़े रहें। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।